तो आज यहाँ पर देखेंगे आज इस वीडियो लेक्चर में हम वेगनर के सिद्धांत की आलोचना अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में और 1924 में संशोधित रूप प्रस्तुत किया था अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का। इसके संबंध में उन्होंने अपने कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए और इन्होंने अपने सिद्धांत की एक रूपरेखा बताई। किस तरीके से इन्होंने बताया कि पैंथालासा और पैंजिया नाम से इस पृथ्वी पर एकीकृत या सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे पैंजिया के नाम से, और किस तरीके से चारों ओर एक विशाल महासागर की उपस्थिति थी। इन्होंने साथ ही बताया कि कालांतर में समय बीतने के साथ ये सभी भूखंड विभाजित हो गए और दो दिशाओं में प्रवाहित हुए, पश्चिम की ओर और उत्तर की ओर, जिसमें उन्होंने ज्वारीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख किया था। कहा जाता है कि अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत को काफी लंबे समय तक भूगोल जगत में मान्यता प्राप्त थी, किंतु समय बीतने के साथ नई नई तकनीकों के आविष्कार होने के साथ एवं नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाने लगा, नई तकनीकी खोजें होने लगी और इसके बाद हम देखते हैं कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कुछ कमियां नजर आने लगती हैं। ये कौन कौन सी कमी थी, इसे अलग अलग विद्वानों ने बताने का प्रयास किया, जो कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचनात्मक बिंदु के तौर पर हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं इनके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचना के प्रमुख बिंदु। सबसे पहला आधार जो आपत्ति के तौर पर दर्ज की जाती है इनके सिद्धांत में, जिस आधार पर वेगनर के सिद्धांत की आलोचना की जाती है, वह ये है कि बिना रुकावट बिना रुकावट के सियाल का सीमा पर तैरना संभव नहीं। ये विद्वानों का एक मत था कि सियाल और सीमा चूंकि एक के नीचे एक परत दर परत हैं, और वेगनर महोदय ने जैसा कि कहा था कि आरंभ में सियाल जिस पर महाद्वीपों की रचना हुई है वह सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा था, किंतु ऐसा संभव नहीं है कि बिना रुकावट के सियाल सीमा के ऊपर तैरे और समय बीतने के साथ अचानक से उसमें रुकावट आ जाए और इस प्रकार से महाद्वीपों का टूटना हो जाए। तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा मानना था आधुनिक विद्वानों का। नई नई खोजों के बाद उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया। वेगनर के सिद्धांत की आलोचना की जाती है, इसमें दूसरा तर्क दिया जाता है, आलोचनात्मक तर्क। वेगनर महोदय ने कहा था कि इनका एक प्रवाह अर्थात पेंजिया जब विखंडन हुआ तो इसका प्रवाह विषुवत रेखा के समीप हुआ था। तो कहते हैं कि यदि प्रवाह विषुवत रेखा की ओर हुआ हो, विषुवत रेखा अर्थात कर्क रेखा, सॉरी, भूमध्य रेखा, पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में खींची गई रेखा, यदि प्रवाह विषुवत रेखा की ओर हुआ हो तो संभव है कि सभी महाद्वीप भूमध्य रेखा के समीप स्थित होने चाहिए। भूमध्य रेखा के समीप स्थित होने चाहिए। किंतु वर्तमान में आप देखेंगे ऐसा नहीं है। यह तो वेगनर महोदय ने कहा था कि
जब पैंजिया का विभाजन हुआ। मैंने बताया था कि समस्त महाद्वीप आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस युग के दौर में एक महाद्वीप थे, और जब उसका दो टुकड़ों में विभाजन हुआ तो एक टुकड़ा पैंजिया का विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित हुआ, ऐसा वेगनर महोदय ने कहा। तो उस आधार पर आधुनिक विद्वान ये तर्क रखते हैं कि यदि विषुवत रेखा की ओर एक हिस्सा प्रवाहित हुआ था, तो कहा जाता है कि कम से कम 3-4 महाद्वीप तो भूमध्य रेखा के आसपास ही होने चाहिए थे स्थित। भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा को ही कहा जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार हम देखेंगे ऐसा नहीं है। तो ये एक आलोचना का प्रमुख बिंदु है। तीसरी आलोचना जो वेगनर महोदय की जाती है, कहा जाता है कि पैंजिया का विघटन पुराजीव कल्प में ही क्यों हुआ। एक प्रश्न था वेगनर महोदय से किया गया कि पैंजिया का विघटन अर्थात टूटना, पैंजिया का विघटन पुराजीव कल्प में ही क्यों, उसके पहले या बाद में क्यों नहीं। उसके पहले या बाद में क्यों नहीं। ये आलोचना का तीसरा बिंदु था। कहा जाता है कि वेगनर महोदय ने बताया कि जब पृथ्वी पर भूगर्भिक समय सारणी के अनुसार पुराजीव महाकल्प चल रहा था, इस दौरान पैंजिया का विघटन हो गया। आधुनिक विद्वानों का ये तर्क है कि पैंजिया का विघटन केवल पुराजीव कल्प में ही क्यों हुआ, उसके पहले या बाद में भी हो सकता था। कहा जाता है इसका संतोषजनक समाधान वेगनर महोदय प्रस्तुत नहीं कर पाए, और ये आलोचना का एक बिंदु बन गया। चौथी आलोचना जो की जाती है वेगनर की, इन्होंने जो भूवैज्ञानिक संरचना बताया था यूरोप महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के भूवैज्ञानिक संरचना में समानता, विवादास्पद। कहने का सीधा सा अर्थ है कि वेगनर महोदय ने जब सारे महाद्वीपों का अवलोकन उनके द्वारा किया गया, और उन्होंने एक तर्क प्रस्तुत किया था कि हम यदि यूरोप महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के भूगर्भिक संरचना को अगर हम देखें तो दोनों में एक जैसी समानता दिखाई देती है, ऐसा वेगनर महोदय ने का कहना था। किंतु आधुनिक खोजों के माध्यम से यह लगभग सिद्ध हो चुका है कि दोनों महाद्वीपों में भूवैज्ञानिक समानता पूरी पूरी नहीं है जितनी वेगनर महोदय ने बताया था। तो एक तरह से इनका ये तर्क विवाद से भरा रहा, और ये एक आलोचना का बिंदु बन गया, और इस आधार पर इनके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचना की जाती है। एक और बिंदु था, पांचवा पॉइंट, जिसके आधार पर वेगनर के इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। कहा गया कि वेगनर ने जो हिमानीकरण के प्रभाव के पदचिह्न बताए थे, वेगनर के हिमानीकरण के प्रभाव एवं
पदचिह्न पर विवाद। वेगनर महोदय ने जैसा कि बताया था कि पृथ्वी पर 4 बड़े हिमयुग के दौर आए थे और अफ्रीका के साथ उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप महाद्वीप, इन सारे महाद्वीपों में हिमानीकरण के प्रभाव एक जैसे दिखाई देते हैं। ऐसा तभी संभव है जब सारे महाद्वीप अतीत काल में कभी एक रहे हों, ऐसा मानना था वेगनर महोदय का। लेकिन इस पर भी समय-समय पर विवाद होते रहे हैं और इससे जुड़े एक और तर्क जिसमें है वनस्पति का प्रभाव। तो हिमानीकरण और वनस्पति के प्रभाव में समानता का वर्णन किया था वेगनर महोदय ने और बताया था कि सभी महाद्वीपों में कुछ वनस्पतियां, कुछ हिमानीकरण के प्रभाव एक जैसे दिखते हैं। इस आधार पर उन्होंने तर्क रखा था कि संभवतः करोड़ों साल पहले सारे महाद्वीप एक रहे हों, किंतु इस पर आधुनिक वैज्ञानिकों ने प्रश्न चिन्ह लगाया और कहा कि यह अपवाद भी हो सकता है कि दो अलग-अलग स्थान जो एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं, संभव है कि कुछ वस्तुएं एक जैसी मिल जाएं, किंतु इसका यह कतई अर्थ नहीं कि ये दोनों अतीत में कभी एक रहे हों। तो ये आलोचना का एक बिंदु था। एक और आलोचना के संबंध में तर्क दिया जाता है। वेगनर महोदय के सिद्धांत की आलोचना की जाती है, वह है महाद्वीपों का प्रवाह केवल विषुवत रेखा एवं ध्रुवों की ओर ही क्यों हुआ। अ, वेगनर महोदय के सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि महाद्वीपों का प्रवाह अर्थात पेंजिया जब दो भागों में टूटा तो वह केवल विषुवत रेखा एवं ध्रुवों की ओर ही क्यों प्रवाहित हुआ, अन्य क्षेत्रों में भी प्रवाहित हो सकता था। ऐसा तर्क रखा जाता है वेगनर के सिद्धांत की आलोचना करने वाले विद्वानों का और हम पाते हैं कि वेगनर महोदय इसका संतोषजनक समाधान नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप यह आलोचना का बिंदु बन जाता है, किंतु इन सब के बावजूद यदि हम निष्कर्ष रूप में देखें वेगनर के सिद्धांत को, तो इन्होंने काफी हद तक महाद्वीपों के निर्माण और इनके वर्तमान स्वरूप की व्याख्या कर दी और भले इनके आलोचना की कुछ बिंदु निकल कर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका सिद्धांत बिल्कुल मान्य नहीं है। काफी हद तक माना जाता है कि इन्होंने महाद्वीपों की रचना, इसकी बनावट, इसके स्ट्रक्चर और इसके अवस्थिति को काफी हद तक विश्व के सामने लाया था और भूगोल जगत में इन्होंने एक शानदार सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो यह था कुल मिलाकर वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, जिसमें हम इस सिद्धांत के प्रमुख पक्षों को हमने देखा, इसकी आलोचना भी देखी और इस प्रकार से इन्होंने महाद्वीपों की उत्पत्ति की व्याख्या की। हालांकि वर्तमान समय में कहा जाता है कि महाद्वीपों की रचना कुछ अलग तरीके से होती है, जिसमें प्लेटों का योगदान है और प्लेटों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, जैसे ही हम अगले अध्याय पर पहुंचेंगे। अगले वीडियो में हम एक नए अध्याय के साथ नए टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। किसी प्रकार का कोई अगर आपके मन में प्रश्न हो, शंका हो, तो निश्चिंत होकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मुझे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।